मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव दुहाई पहुंचा है। और जिस तरह से लगातार इस मंच पर हम किसानों से चर्चा करते हैं और आपको बता दें कि इस मंच पर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद में कार्यरत हूँ। डॉक्टर जोगिंदर सिंह यादव, कृषि वैज्ञानिक, गाजियाबाद। मैं रामजतन मिश्रा, उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, गाजियाबाद। और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, इसलिए अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाकर हम किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उनकी जानकारी को परखते हैं, उसी सिलसिले को आज यहां इस मंच पर आगे बढ़ाते हुए आपके साथ भी हम जानकारी को परखने का प्रयास करेंगे। और हमारा आज का विषय होगा प्राकृतिक खेती और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो देखिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आप लोगों को कितनी जानकारी है और भारत सरकार की इस योजना से कितने आप लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर सही जवाब आप लोग दे पाते हैं तो आप किसान प्रश्न मंच पर किसान कप के हकदार होंगे और ये तय करेंगे आज के कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स जो यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सबसे आसान प्रश्न पूछते हैं। और सबसे आसान प्रश्न प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है, यह आपके दिमाग में घूमने लगा होगा, लेकिन मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। और प्रश्न है, प्राकृतिक खेती क्या है? देखिए, प्राकृतिक खेती क्या है यह आपको बताना है। और हाथ देखिए उठने लगे हैं और शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। देखिए, एक बुजुर्ग किसान जो सबसे पहले हाथ उठाने वाले किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम समझते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। तो आइए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं अवनीश त्यागी, ग्राम नंगलाखू, जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं किसान हूँ। मैं बताता हूँ, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हम केवल प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, संसाधनों का प्रयोग करके अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक वगैरह हम कोई प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अवनीश जी किसान हैं और बता रहे हैं प्राकृतिक खेती क्या है। देखिए, एक युवा ने भी हाथ उठाया, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा। प्राकृतिक खेती बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने लाइव स्टॉक, जैसे कि देसी गाय के गोबर जो कि हमारे फार्म पे अवेलेबल होता है, उससे बिना किसी बाहर के रासायनिक केमिकल और ऑर्गेनिक मैन्योर को डाले बिना हम जीवामृत के थ्रू, बीजामृत के थ्रू, नीमास्त्र के थ्रू अपनी खेती को कारगर बनाए। उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष, देखिए बहुत ही उत्कर्ष तरीके से आप बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि कौन सही बता रहा है कौन गलत। और भी बहुत सारे युवा हैं यहाँ, बहुत सारे किसान यहाँ हैं, बहनें यहाँ हैं। चलिए बहनों से भी जान लेते हैं। आइए जरा आपसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी, सभी को नमस्कार। और मैं पहले तो दूरदर्शन किसान पर्सन मंच का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हम किसानों के बीच में आपने जो हमारे विचार दूसरों किसानों के लिए जो हमारे माध्यम से साझा कर रहे हैं, आपके माध्यम से। जैसे कि आपका सवाल था कि प्राकृतिक खेती क्या है, तो प्राकृतिक खेती के बारे में यही कहना चाहूँगी, क्योंकि प्राकृतिक एक ऐसी खेती है जो कि हमारी देसी गायें जो होती है उसके माध्यम से, जो कि हमें बाहर से कोई भी ऐसी सामग्री लेनी नहीं पड़ती, तो हमें देसी गाय का गौमूत्र और गोबर के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक खेती बनाने के लिए जीवामृत का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें गाय का गौमूत्र और गोबर का ही इस्तेमाल करना होता है और उसका स्प्रे करना होता है, जिससे कि हमें ज़्यादा अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो उसी के माध्यम से प्राकृतिक खेती हमारे एक नीमास्त्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का। और बीजामृत के लिए भी प्राकृतिक खेती में गाय के गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें वे हैं कि हमें कोई ना ही तो बाहर से लेनी होती है और हमें ये सब चीज़ अपने घर में ही उपलब्ध हो जाती है। अगर हम गाय का पालन कर रहे हैं तो गाय से ही हम ये सब चीज़ें अपने घर में ही पा सकते हैं। जैसे कि बीजामृत के बारे में मैंने आपसे बताया, तो वो भी एक प्राकृतिक खेती का ही हिस्सा है, क्योंकि बीजामृत एक ऐसा मतलब मिशन तैयार किया जाता है कि जो हमारे जो बीज है प्राकृतिक खेती करने के लिए, तो उसकी पहले से ही रोकथाम कर देता है। चलिए देखिए, बहुत लंबी तरीके से इन्होंने बहन ने बताया। बैठिए आप। और भी कोई बताना चाहता है प्राकृतिक खेती क्या है,
तो बता सकता है और किसान कब पा सकता है। चलिए आगे बहन से बात करते हैं, खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। हाँ चंचल जी बताइए जरा। प्राकृतिक खेती वह है जैसे कि हम बाहर से किसी रसायन का प्रयोग ना करें, केवल देसी गाय के गोमूत्र और गोबर से मिश्रण से उस पे डालें। तो देखिए हम अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उनसे पूछते हैं प्राकृतिक खेती क्या है, और जिन्होंने बताया है हमारे किसान भाई बहनों ने प्राकृतिक खेती क्या है, किसने सही बताया है और कौन किसान कब का हकदार है, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं यहाँ वो तय करेंगे। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। अभी जैसे प्राकृतिक खेती का आपने प्रश्न पूछा था, तो काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने किसी न किसी रूप में अपने स्तर से अच्छा बताया है। और प्राकृतिक खेती वह पद्धति है जिसमें कि हम केवल प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके और हमारी जो मृदा की प्राकृतिक स्थिति है, उर्वरता है, और उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी सक्रियता बढ़ाते हैं, जिससे कि वो वायुमंडल और मृदा में उपस्थित हमारे जो पोषक तत्व हैं उसको एक्टिवेट करें। तो इसके लिए चूँकि देसी गाय होना ज़रूरी है, और केवल प्राकृतिक खेती में देसी गाय के ही गोमूत्र और गोबर से बने पदार्थों का प्रयोग होता है, किसी भी जैविक साधन या किसी भी रासायनिक का प्रयोग नहीं होता है। तो ये मूल धारणा है, और हमारा अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती मिशन अभियान शुरू हो गया है, और इस वर्ष से सभी जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की अवधारणा हमारी अगर मूलतः देखी जाए तो हमारे पूर्वजों में ही समाहित है। जो हमारी वैदिक काल में हम खेती करते थे वो प्राकृतिक खेती थी, क्योंकि सभी चीज़ एकीकृत खेती मॉडल में करते थे। हम गाय भी पालते थे और पशु भी पालते थे, और कोई भी हमारे पास रसायनों का विकल्प नहीं था, तो हम केवल गाय या हमारे जो है उस पर आधारित प्राकृतिक खेती करते थे। लेकिन धीमे धीमे हमारा चूँकि अगर हम अपने देश की बात करें तो हरित क्रांति हुई, उस टाइम स्वतंत्रता, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम अपनी जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम नहीं थे। तो हमने उस पत्ती को बदलने के लिए, अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमने हरित क्रांति का सहारा लिया। और हरित क्रांति में क्योंकि रासायनिक प्रयोग हुए, चाहे वो हमारे जल का दोहन अधिक हुआ, तो उसके दुष्परिणाम अब आने लगे। उससे पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ, और हमारी चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, चाहे वायुमंडल हो, हमारा प्रदूषित हो चुका। और दूसरा, रसायनों के अवशिष्ट प्रभाव भी हमारे जो पोषक तत्वों के रूप में हमारे फसल उपज है उसमें आने लगे। तो उससे हमारा मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। तो इसको देखते हुए परिप्रेक्ष्य में अभी 10 साल पहले ये हमारे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी महाराष्ट्र के हैं, तो उन्होंने एक 0 बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को अपने यहाँ लागू किया था, और उनसे ही प्रेरणा लेकर और लोगों ने शुरू किया। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे और वर्तमान में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने ये प्राकृतिक खेती की अवधारणा काफ़ी विस्तृत रूप से लागू की, और गुरुकुल हरियाणा में कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्राकृतिक खेती फार्म की स्थापना की, और वहाँ एक तरीके से प्रशिक्षण संस्थान भी है। तो हमारे किसान भाई वहाँ प्राकृतिक खेती संस्थान में काफ़ी ज्ञानवर्धक एक्सपोजर विजिट करते हैं। तो अगर हम इसको आज के समय में, चूँकि प्राकृतिक खेती भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्राकृतिक खेती का ही समय आने वाले में संभव है। नहीं तो हम ना रासायनिक कर सकते, और जैविक का भी एक सीमा होती है, तो हम प्राकृतिक ही करेंगे। प्राकृतिक खेती से एक लाभ और बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ 10 साल से हमारा जो है अवशेष पशु, या जिसको छुट्टा पशु कह रहे हैं, गायों की संख्या बहुत बढ़ रही है, और हमारे किसान भाई भी परेशान हैं, क्योंकि उसको गाय है, गौ माता है, तो हम उसको मार नहीं सकते, लेकिन फसल उजड़ रही है वो भी नहीं देखा जाता। तो उसमें प्राकृतिक खेती में उसका गौ संरक्षण करके और उसका प्रयोग करके हमारे दोहरे लाभ सीमित हो सकते हैं। तो हमारे प्राकृतिक खेती में अवनीश त्यागी जी और मंजू रानी जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा विस्तृत रूप में अगर देखा जाए उसकी अवधारणा को मंजू रानी जी ने काफ़ी स्पष्ट किया है। तो हम इनको प्रसन्न मंच कप देने की घोषणा करते हैं। आइए मंजू जी, जोरदार तालियां मंजू के लिए बजवा दीजिए। देखिए, मंजू किसान हैं, और किसानों ने देखिए किस तरह से महिला ने सही जवाब दिया है, और इसलिए किसान कप की हकदार बन गई हैं। इधर आ जाइए आप, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया।
सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप की हकदार आप बन गई और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो और दिलचस्पी के साथ उत्साह के साथ जवाब देने का प्रयास करें तो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि कोशिश करते रहिए और जवाब देते रहिए और किसान कप पाते रहिए। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न रखते हैं ताकि और लोगों से भी उत्तर लिया जा सके और लोगों की भी जानकारी परखी जा सके। तो इसलिए बिना देरी किए हम पूछते हैं आपसे, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? तो देखिए, बड़े विस्तार से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की जा सकती है और किस तरह से प्राकृतिक खेती की जा रही है, और तमाम जानकारी उन्होंने दी। और साथ ही हम इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में आखिर क्या अंतर है? ये बताने के लिए एक हाथ लगातार उठ रहा है। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं और उनसे जानते हैं जो पहले भी प्रयास करते। नेचुरल फार्मिंग हमारी टोटली गो माता के ऊपर आधारित है। इसमें क्या होता है सर, जो हमारा लाइव स्टॉक है उसी का गौमूत्र और गोबर का यूज करके हमें फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और वहीं सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सर जैसा कि वर्मी कंपोस्ट का सहारा लेते हैं, ट्राइकोडर्मा है सर, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करते हैं। तो इसमें सर ये चेंजेस है। एक तरह से सर जो ऑर्गेनिक नीम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल हम उसमें करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और यहाँ पे नीम अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। तो सर ये मेजर डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश अवनीश जो हमारे किसान है उन्होंने की है। और बहनों से बात करते हैं, आइए आपसे बात करते हैं, जरा खड़े हो जाइए। मेरा नाम रेखा त्यागी है, मैं कनौजा के रहने वाली हूँ और ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। जैविक खेती में गाय के गोबर से सिंचाई की जाती है और प्राकृतिक खेती में यूरिया वगैरह की खेती होती है। ठीक है, देखिए अंतर बताने की कोशिश रेखा बहन ने की है, लेकिन और भी कुछ पुरुषों से पूछते हैं। आइए जरा आपसे पूछते हैं, बड़े समृद्ध से किसान नजर आ रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं अवनीश त्यागी। प्राकृतिक खेती में केवल प्राकृतिक संसाधन है, जैसे नीमास्त्र हुआ, अग्निशास्त्र हुआ या नीमास्त्र हुआ, जीवाश्म हुआ, इस तरह का यूज करते हैं। और जीवाश्म में केवल हम पशुओं का जो अवशेष होता है उसका खाद बना करके हम उसका अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैठिए। अमरीश जी आइए जरा आपसे बात करते हैं, बड़े अच्छे से किसान लग रहे हैं आप एकदम। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज चौधरी, गांव जलालाबाद से है। तो जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ बता चुके हैं, प्राकृतिक खेती में अभी बताया था, तो प्राकृतिक खेती हम एक गोवंश के आधार पर बाहर से उसमें कोई भी रसायन यूज ना करके प्राकृतिक खेती को हम कर सकते हैं। और जैविक खेती में हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं और बाहर से उसमें टाइकोग्रामा और जो बाकी हमारे जीवामृत से बनने वाले, जीवों से बनने वाले जो केमिकल्स है, बिना केमिकल नहीं है, वो ऑर्गेनिक है, उन्हें यूज करते हैं। तो इसमें यही डिफरेंस है मेजर। मनोज चौधरी, गाँव जलाला। मनोज जी बैठिए। तो देखिए, तमाम हमारे किसानों ने बता दिया है कि क्या अंतर है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में। हम सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो बताएंगे हमें कि क्या अंतर है। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है, कौन है किसान कप का हकदार। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। देखिए, इसमें जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती है, इसमें दो तीन मुख्य जो अंतर है वो ये है। गुणवत्ता दोनों में ही उत्पादों की जैविक ही कहेंगे, लेकिन प्राकृतिक में बहुत ही क्लियर बात है कि आपने बाहर से कुछ नहीं लेना। आपने अपने जो फार्म के ऊपर जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं का उपयोग करना है। तो इसमें क्या होगा, खर्चा ना के बराबर होगा और जो उत्पादन थोड़ा भले ही कम हो जाए लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। उसको अगर बिक्री अच्छी कर पाएंगे तो उसमें लाभ ज़्यादा है। जैविक खेती में आप जैविक उत्पाद कोई भी है वो उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन वो महंगे होते हैं। जैसे अगर आप गोबर की खाद भी डालेंगे या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे या कोई भी बायो फर्टिलाइज़र लेंगे, बाज़ार से ले सकते हैं उसमें, लेकिन उनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी उत्पादन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो किसान को उसमें मुनाफा नहीं होता। ये इसमें ख़ास अंतर है। प्राकृतिक खेती में बाहर से आप कोई भी, चाहे वो जैविक ही हो, खाद हो, दवाई हो, कीट नियंत्रण के लिए कोई चीज़ हो, उसका उपयोग निषेध है। आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैविक में आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो
किसान की आमदनी कैसे बढ़े, उसके लिए प्राकृतिक खेती ही एक उपाय है, जिससे आपके जो पैदा करेंगे पैदावार जो है होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, जैविक होगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा और दूसरा भूमि का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा। एक्चुअल में प्राकृतिक खेती है क्या? ये सूक्ष्म जीवों की खेती है। इसमें आपने अपनी भूमि में रसायन सब बंद करके, जिन्होंने सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर दिया है, हमारे केंचुए को ख़त्म कर दिया है, वो वापस लाने का एक ही तरीका है, हम गो आधारित जो गाय के गोबर और गौमूत्र से और दूसरे प्राकृतिक साधनों से के उपयोग से हम करेंगे तो हमारे सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, हमारे जो है केंचुए बढ़ेंगे, जो खुद ही खाद जो पोषक तत्व है हमारी मिट्टी में है वो उपलब्ध करा देंगे आपके पौधों को और पूरी पैदावार आएगी और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे अंतर। तो ये इसमें अंतर है विशेष कि आपने जैविक खेती में बाहर से ले सकते हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी। उसमें प्राकृतिक खेती में किसान को जो शुद्ध लाभ है वो ज़्यादा होगा, गुणवत्ता भी होगी और धीरे धीरे जैविक जो जीव है हमारे सूक्ष्म जीव है उनका बढ़ जाएगी और जिससे और केंचुए बढ़ जाएंगे, जिससे जल धारण क्षमता बढ़िया होगी और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हमारी फसलों को मिलेंगे, पूरी जो है पैदावार अच्छी पैदावार मिलेगी। और जो ये प्रश्न था इसका उत्तर सबसे अच्छा त्यागी जी ने दिया है, तो त्यागी जी के लिए बधाई। आइए अवनीश त्यागी जी, आइए जोरदार तालियां अवनीश जी के लिए बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और ये है दूसरे प्रयास में सफल हुए। तो दूसरा प्रयास देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत शुक्रिया, सही जवाब दिया और देखिए सही समय पर किसान कप के हकदार बन गए अवनीश त्यागी। और लोग भी बन सकते हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो सिलसिला इस मंच पर चल रहा है प्रश्न उत्तर का, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न पूछते हैं और जानकारी परखते हैं और कुछ लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसीलिए हम प्रश्न आपके सामने रखते हैं बिना देरी किए। तो सुनिए आप, प्राकृतिक खेती का सब्जी उत्पादन में क्या योगदान है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए प्राकृतिक खेती का सब्जी उत्पादन में क्या योगदान है। मुझे बार बार एक ही हाथ यहां नजर आ रहा है और अगर आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो हम खुद आपको खड़ा करेंगे और खुद आपसे पूछेंगे और शुरुआत आगे से ही करेंगे। आइए जरा आपसे बात करते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन त्यागी, मुराद ग्राम कुर्सी। तो प्राकृतिक खेती में सब्जी उत्पादन का ये है कि जो अपने पास संसाधन है सब घर से यूज हो जाते हैं। बाकी केमिकल वगैरह उसकी जरूरत नहीं होती, उससे फिर केमिकल से नुकसान भी होता है। सब्जी में सब स्प्रे करेंगे तो उसमें सब नुकसान होता है।
गोल गोल घुमा दिया। चलिए त्यागी जी बैठिए, आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम गौरव त्यागी है और खिमावती गांव से हूं मैं। प्राकृतिक जो खेती है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर है और प्रॉफिट हाई हाई है, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, और लोग भी हैं, देखिए महिलाओं से बात करेंगे। आइए जरा बहन, आप बताना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। मेरा नाम चंचल यादव है और मैं बताना चाहती हूँ जैविक खेती के घटक, जैसे कि हमारा है नीमास। सब्जी में जैसे कि हम ये केमिकल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि भिंडी और ये खीरा है आजकल चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उस रसायन को कम करने के लिए हम ये नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र और अग्नास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब जैसे ये रसायन है, इनको कम करके उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, हम बीमार नहीं होंगे। जैसे अब रासायनिक खेती करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है, हम बीमार होते हैं। बैठिए बहन, और भी हैं जो बताना चाहते हैं। आपको मौका पहले ही हमने दे दिया, तो कुछ लोगों से और लोगों से हम बात कर लेते हैं, इनसे समझ लेते हैं। मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला। सर सब्जियों का प्रोडक्शन अगर हम नेचुरल वे में करते हैं तो सर वो एक तो केमिकल फ्री सब्जियां हमें मिलती हैं और सर कॉस्ट इफेक्टिव है ही, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। और सर ये गुणवत्ता बढ़ा देता है सब्जियों की। अगर हम नेचुरल फार्मिंग का इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी सब्जियों से तो सर ये गुणवत्ता बढ़ा देता है और कॉस्ट इफेक्टिव तो सर यही है, क्योंकि जो हमारा लाइव स्टॉक है उससे ही हमें क्या नाम है ब्रह्मास्त्र वगैरह, नीमास्त्र, जीवामृत, इन सब का जो हमारा प्रोडक्शन है हम अपने ही पास से कर लेते हैं और सब केमिकल फ्री और न्यूट्रिशन सब ज़्यादा मिलता है। उत्कर्ष बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने सही बताया है या किसने सही बताया ये तो खैर विशेषज्ञ तय करेंगे, लेकिन चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विस्तार से भी वो आपको बताएंगे कि प्राकृतिक खेती का सब्जी उत्पादन में क्या योगदान है, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि सब्जी उत्पादन में हमारी प्राकृतिक खेती, जैसे आप जानते हैं कि एक गौ आधारित जो आपके फार्म में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। देखिए आज हम रसायन खादों का या केमिकल का इतना प्रयोग, जो बहुत से ऐसे केमिकल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका प्रयोग सबसे ज़्यादा फसलों में, सब्जियों में होता है। ये आपको जानकारी, आप लोग कुछ लोग आपके पड़ोसी करते होंगे, आप नहीं करते हैं, तो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जो कि वैज्ञानिक रिकमेंडेशन के विपरीत भी है। दूसरी चीज़, आप रसायन जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे प्रकृति के लिए, हमारी मृदा के लिए सबसे ज़्यादा, जैसा कि उत्कर्ष जी ने बताया कि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं मिट्टी में असंख्य हैं। पहले भी हम खेती करते रहे, आपने देखा होगा गर्मी की जुताई करते रहे, हमारे बहुत से बैक्टीरिया उसमें लाभदायक रहते, कुछ हानिकारक वो नष्ट हो जाते थे प्राकृतिक रूप से। हमें कोई रसायन की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज हमें रसायन के बहुत ज़्यादा आप लोग प्रयोग करते हैं। यदि हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती यदि करते हैं या प्रयोग सब्जियों में करते हैं तो उससे जानते हो क्या प्रभाव। हम सब्जियां क्यों खाते हैं? कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे चेहरे की चमक अच्छी रहे, हमें हार्मोन मिले, विटामिन मिले, यही स्रोत है ना सब्जियों का। चाहे खीरे की बात हो या भिंडी की बात हो या कोई बहुत सी चीज़ें हम सब्जियों को खेत में ही ककड़ी हो खा लेते हैं, कच्चे में खाते हैं, पका करके खाते हैं, अधपका खाते हैं ना। तो ये क्या होता है, जब हम कोई रसायन प्रयोग करते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया लाभदायक हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन, हमारे हार्मोन कहाँ से मिलते हैं? हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जब उसमें मरते हैं, मिट्टी में सड़ते हैं, उनसे हमें हार्मोन प्राप्त होता है। चाहे गाय के या भैंस के घी की बात हो, महक की बात, या सब्जियों में स्वाद की बात हो। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि फूल गोभी में वो महक नहीं रहेगी जो पहले थी। अक्सर ये प्रश्न होता है, क्यों नहीं है? इसका मेन कारण है कि हमने जो मिट्टी में जीवाणु हैं उनको नष्ट कर दिया है अंधाधुंध रसायन खादों का प्रयोग करके, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ा, मिट्टी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। यदि हम नेचुरल खेती आप जैसे बता रहे हैं कर रहे हैं, गौ आधारित खेती है मेन रूप से इसमें, क्योंकि गाय के मूत्र में असंख्य बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और जब कोई ताकतवर हो जाते, मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया जो मिट्टी में ताकतवर हो जाएंगे तो रोगों का, कीटों का हनन कर देंगे, नुकसान करेंगे। और जब हमारे कीट और रोग अधिक ताकतवर होंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं
जो हमारे बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए, फंगस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक खेती की आज ज़रूरत है, विशेष करके सब्जियों में। क्यों सब्जियों में? क्योंकि इसको हम 3 तरीके से अच्छी तरीके से पका करके, कच्चे के रूप में और मसालेदार भी, तीनों रूप में, रोस्टेड भी लेते हैं सब्जियां। इसीलिए सब्जियों में प्राकृतिक खेती का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आप में इनमें से जो आपने बताया, काफ़ी उत्कर्ष जी ने भी प्रयास किया और अच्छा बता रहे थे। इसके साथ जो हमारी महिला जो कृषक हैं, चंचल जी काफ़ी कुछ इंटरेस्ट लगता ले रही हैं, खेती कर रही हैं, इसीलिए इन्होंने बताया। तो चंचल जी को पुरस्कृत किया जाए। आइए चंचल, जोरदार तालियां चंचल के लिए बजा दीजिए। देखिए ये भी किसान हैं और इन्होंने सही से बताने का प्रयास किया हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। बैठिए चंचल जी। तो देखिए तमाम जो हमारे किसान हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो लगातार बता रहे हैं और किसान कप पा रहे हैं। इसलिए हम और किसानों से भी चाहेंगे वो भी उत्साह के साथ, वो भी पूरे लगन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ बताइए और किसान कब पाइए, ताकि आपकी बात और किसानों तक भी पहुंचे, वो भी आपसे कहीं ना कहीं कुछ सीखें और आपके जो उत्तर हैं वो भी उनसे समझने का प्रयास करें। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेते हैं और प्रश्न है, गाय के गोबर में कितने लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। और देखिए प्रयास लगातार उत्कर्ष की तरफ से किया जाता है। सबसे पहले तो उत्कर्ष से ही जान लेते हैं, क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं, उत्कर्ष से जान लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर अगर हम बात करें, सर मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा, मैं गांव मुरादाबाद का रहने वाला हूं। सर मैं ये कहना चाहता हूं, जो देसी गाय का गोबर है, अगर हम कंपेयर करें उसे अलग वैरायटीज की गाय से, तो सर जो देसी गाय का गोबर है उसमें 300 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव होते हैं। और हम कंपेयर करें होलिस्टन फ्रीजन या अदर वैरायटीज से, उसमें 70 लाख से 1 लाख तक ही हो पाते हैं। पर सर देसी गाय जैसे कि थार पारकर, लाल सिंधी, साहिवाल, इन गायों के गोबर और गोमूत्र में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे बहुत हेल्पफुल होता है सर हमारी सॉइल के लिए। ये बेसिकली न्यूट्रिशन, क्रॉप्स को न्यूट्रिशन इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, बैठिए। उत्कर्ष, तो देखिए उत्कर्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको भी उठाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी जानकारी। जरा खड़े हो जाइए। गाय के गोबर में बहुत सारे, जब भी बताया भैया ने, 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु पाए जाते हैं। तो गाय का गोबर जो है कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए ना, तो वो उससे ज्यादा लाभकारी होता है। तो हम आजकल क्या करते हैं, पशु अपने घर में रखते ही नहीं है कि दूसरे से लेकर आते हैं, गोबर नहीं मिलता है। तो गोबर जब नहीं मिलता है तो हम जो है दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए और आपके शरीर के लिए, सबके लिए ही हानिकारक होती हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों में, जैसे उत्कर्ष आपके चैनल के माध्यम से, किसान प्रसन्न माध्यम के चैनल से जो जागृति, दूरदर्शन किसान प्रसन्न मंच के माध्यम से जो ये आपने प्रक्रिया चलाई है, तो इससे किसानों में जो है गाय को जागरूकता बढ़ी है। गाय को, भैंस को रखने के लिए जैविक उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का जो गौमूत्र है और गोबर का प्रयोग करें, तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बढ़िया अनिल कश्यप जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जितना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए जरा आपसे बात करते हैं। गाय के गोबर में 3 करोड़ से 5 करोड़ जीवाणु है। ग्रामीण आजीविका मिशन में काम कर रहे हैं और देखिए हमारे किसान परिवार से आते हैं प्रभात, और बता रहे हैं कि कैसे जीवाणु पाए जाते हैं गाय के गोबर में। आइए जरा आपसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आप बताइए जरा गाय के गोबर में। मेरा नाम मनोज चौधरी, गांव जलालाबाद। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। 300 करोड़ 1 ग्राम गोबर में देसी गाय के। इतना ही बताना चाहते हैं तो काफी है। और कोई बहन बताना चाहती है तो महिलाओं से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि गाय के गोबर में कितने जीवाणु पाए जाते हैं और क्या जानकारी वो इससे जुड़ी हुई देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को। ये भी हमारे एक्सपर्ट्स पर निर्भर करता है। साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। क्योंकि जो अभी आपका प्रश्न था जयदेव जी की भी, गाय के गोबर में जीवाणु की क्या स्थिति होती है। देखिए गोबर में, गाय के गोबर में और खासकर देसी गाय के गोबर में जीवाणुओं की संख्या के साथ साथ
उसकी विविधता भी महत्वपूर्ण होती है कि कितने प्रकार के जीवाणु हैं। तो हमेशा देसी गाय को क्यों प्रीफर किया जाता है कि एक तो इसमें जीवाणुओं की संख्या काफ़ी मात्रा में होती है, जैसे उत्कर्ष जी ने और मनोज जी ने बताया, काफ़ी हद तक सही बताया है। दूसरा ये है कि अगर हम कंपेयर करें जर्सी गाय या होल्स्टीन फ्रीजियन की और देसी गाय की, तो उसमें जो विविधता है केवल संख्या में नहीं है, उनके सूक्ष्म जीवाणु क्योंकि हमारे असंख्य प्रकार के होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो देसी गाय में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो हमारे वायुमंडल, जल और हमारी मृदा में जो अवशेष के रूप में हमारे पोटास हुआ या फास्फोरस हुआ या नाइट्रोजन हुआ, उसको घुलनशील बनाकर हमारे पौधों को प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर उत्कर्ष शर्मा जी इसके किसान प्रश्न मंच के कब के हकदार है। आइए उत्कर्ष, देखिए कोशिश उत्कर्ष लगातार कर रहे थे और अब उनकी कोशिश कामयाब हुई है, तो इसलिए जोरदार तालियां तो बनती हैं, क्योंकि एक बच्चा जो लगातार प्रयास कर रहा था वो प्रयास कामयाब हुआ है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें और जाने और समझें तो। इसलिए बहुत ही उत्कर्ष उत्साह के साथ जा रहे हैं और इसलिए और लोग भी उनसे परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए और लोगों को भी कोशिश करनी है उत्कर्ष की तरह और जवाब देना है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आपके सामने रखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है और हाथ उठने लगे हैं बहनों के। तो लेडीज फर्स्ट, बहन से शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम रेखा त्यागी है। रेखा बहन बताइए सर। जीवामृत से। बैठिए। मैं मंजू कश्यप, ग्राम दुहाई, जिला गाजियाबाद से हूँ। जैसे कि आप जो प्राकृतिक मतलब खेती के बारे में जो आपका ये सवाल है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से जो ट्रेनिंग ली है, जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ पे कौशल विकास योजना और अन्य प्रकार की वहाँ पे योजनाएं चलाई गई है, जिसमें हमें वहाँ के जो डॉक्टर प्रमोद जी हैं, तो वहाँ के जो भी वैज्ञानिक एक्सपर्ट हमें वहाँ से ट्रेनिंग जो उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि हम जो ये प्राकृतिक खेती जो करते हैं, हम अपने इसको जीवामृत के माध्यम से करते हैं। उन्होंने हमें प्रैक्टिकली वो चीजें बताया भी और हमसे बनवाया भी। यहाँ तक कि जो कुरुक्षेत्र में एक प्राकृतिक फार्म बना हुआ है, तो वहाँ पे हमें विजिट कराया। विजिट कराने के बाद में जो जिस तरह से उसमें कितनी सामग्री और क्या क्या चाहिए होती है, उसके बारे में बहुत ही बारीकी से हमें समझाया। और मैं खुद उसकी ट्रेनिंग जो हमारे इंस्पेक्टर गन्ना विभाग के हैं, मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में खुद से दी है, जिसमें हमारे जीवामृत को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है, गाय का गौमूत्र और देसी गाय का गोबर, गुड़ और बेसन और नीम के नीचे की मिट्टी चाहिए होती है, जिसका हम 3 दिन तक, यानी कि गर्मी में 3 दिन तक का हम उसको रख करके तैयार कर सकते हैं और सर्दी में 7 दिन में तैयार कर सकते हैं। और उसको छानने के बाद हम अपनी फसलों पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। और लोग भी हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। ये हम यहाँ से पूछते हैं। आइए आपसे पूछते हैं, क्या नाम है? मैं सुधीर कुमार त्यागी, ग्राम शहजादपुर, जिला गाजियाबाद से। और देखिए जीवामृत का ही यूज किया जाता है इसमें, और इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट इस तरीके से मिलता है कि हम जो रसायन का यूज करते हैं, तो रसायन के यूज से होता क्या है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो हम लोग बीमार भी पड़ेंगे और बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटित होंगी, और बीमार भी होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो हम प्राकृतिक खेती में जीवामृत का यूज करते हैं, जो हम जनरेट करते हैं ये, तो इससे होता क्या है कि हमारी सारी चीजें बचती हैं, ना हम बीमार होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा अपना जो पैदावार का खेती में सिलसिला है वो बढ़ जाएगा, और कॉस्ट हमारी कटिंग हो जाएगी, लागत हमारी कम हो जाएगी। जिससे होगा क्या कि हमारे दोहरे बेनिफिट होंगे। एक तो हमारी कीमत कम हो गई जो हम खेती में लगा रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि हमारी पैदावार ऐसी मिल गई जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो जीवामृत का यूज करते हैं, जैसे मंजू जी ने अभी बताया, तो वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिएंगे, ठीक है। तो बाकी यही सब है
तो ये चीजें जरूरी है। सुधीर कुमार थी। बैठिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकते हैं, और नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि क्या है इस सवाल का सही जवाब, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। साथ ही ये भी तय करेंगे कौन है किसान कब का हकदार। जल्दी से चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। जयदेव जी, जैसे प्रश्न था कि भी हम प्राकृतिक खेती में हम उनको पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें। जो आधार हमारे प्राकृतिक खेती के आधार स्तंभ है, जीवामृत है, बीजामृत है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, तो इनके सबके अलग अलग उद्देश्य निर्धारित हैं। लेकिन जो हमारे पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो जीवामृत है। जीवामृत के बारे में यह है कि जीवामृत को जैसे अभी हमारी महिला किसानों ने काफ़ी अच्छा बताया, तो उसमें जीवामृत को हम बनाकर उसको सिंचाई पानी के साथ प्रयोग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे गन्ने में है तो अधिकतर हम सिंचाई पानी के लिए यूज़ करते हैं, बाकी सब्जियों पर है हम उनका स्प्रे करते हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं कि जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है। तो इसका प्रश्न का जो जवाब दिया था रेखा त्यागी जी ने बड़ा अच्छा दिया था, और बिल्कुल सटीक कि भी पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो इनको कब के लिए इनको प्रदान किया जाए। जोरदार तालियां के लिए बजवा दीजिए। देखिए, किसान हैं और बहन जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो आत्मनिर्भर हों, लखपति बने, जोरदार तालियां के लिए बजवा दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए, लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर आप लोग दे रहे हैं, और उत्तर देकर यहाँ किसान कब के हकदार आप बन रहे हैं, और इस प्रयास को हम जारी रखेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और लगातार जो सवाल जवाब का सिलसिला इस मंच पर जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न करते हैं और जानकारी परखते हैं। और अब वक्त है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर सवाल पूछने का। भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है जिसको प्रधानमंत्री चाहते थे कि अंतिम पंक्ति तक के किसान तक पहुंचे। उस योजना की हम बात कर रहे हैं, और ये योजना है भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है वो आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, इन बहन से। आइए जरा आपसे बात करते हैं, खड़े हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम एकता यादव है, मैं लोनी गाजियाबाद से आई हूँ। सर, प्रधान सम्मान निधि योजना क्या है कि इसमें किसान को 6 महीने के उससे 2,000 रुपए दिए जाते हैं, मतलब 2-2 महीने करके दिए जाते हैं, 2 महीने के गैप से 2,000 रुपए करके दिए जाते हैं, जिसके मतलब चाहे उसमें 2 बीघे वाला आदमी हो चाहे 10 बीघे वाला हो, उनको सबके लिए 2-2 हजार रुपए करके दिए जाते हैं। बहुत अच्छा है। तो देखिए 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। बैठिए एकता, और भी लोग हैं यहाँ बता सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आइए जरा खड़े हो जाइए साहब, आप नाम बताइए पहले। सचिन त्यागी। इसमें 3 किस्तें हैं 2-2 हजार रुपए की, सालाना 3 किस्त दी जाती हैं 4-4 महीने बाद। क्यों दी जाती है? किसानों को प्रोत्साहन राशि एक तरह से, किसानों को उसमें क्या बदलाव नजर आता है इस राशि से? किसान बदलाव तो क्या है, लेकिन ये थोड़ा किसानों को फायदा हो जाता है। जो कुछ छोटे किसान है जैसे उनके बीज का, थोड़ा खाद का, उसमें वो चल जाता है। ठीक है, बैठिए। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं। आइए जरा, आप खुद बताना चाहते हैं। आप
मैं सुधीर कुमार त्यागी, ग्राम शहजादपुर, जिला गाजियाबाद से। देखिए, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक संचालित योजना है, जिसका यूज या प्रयोग किसान अपने फसलों में बीज के प्रबंधन के लिए, जुताई के लिए या अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और ये साल में 3 बार किसानों को ऐसे समय पे दी जाती है जब किसानों की उस समय पे कोई आय नहीं होती है या उस समय उनकी आय टूटी हुई होती है। तो ऐसे समय पे किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें प्रदान की जाती हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये बहुत एक अच्छी योजना है किसानों के लिए, जो आप अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं, किसान कुछ आगे बढ़ सकते हैं अपने सही प्रबंध के द्वारा। तो वो 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बहुत सारे किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो विस्तार से बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि इस मंच पर किसने सही जवाब दिया है, कौन है किसान कप का हकदार। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 से प्रारंभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे किसान कैसे इनपुट के प्रयोग के लिए अपनी प्रारंभिक धनराशि का व्यवस्था कर सकते हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए किया गया। अब हम देखें, आज उत्तर प्रदेश सरकार का है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात होती है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक हम कैसे करें? तो 1 ट्रिलियन की जब हम बात करेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर एग्रीकल्चर को हम नहीं बढ़ावा दे पाएंगे तो फिर 1 ट्रिलियन हम पहुंच नहीं पाएंगे। अब कैसे ये 2,000 रुपये, कहने को एक किस्त 2,000 रुपये, लेकिन कैसे 1 ट्रिलियन में हम सहयोग कर सकते हैं? जैसे सुधीर ने बताया अभी कि जब हम बुआई करते हैं, फसल हमारी 3 हैं, रबी, खरीफ और जायद। सरकार इन्हीं तीनों सीजन शुरू होने से पहले 2,000 रुपये देती है। अब 2,000 रुपये जब आएगा, यह अपेक्षा की जाती है किसान उस 2,000 रुपये से सबसे पहले अपने बीज की व्यवस्था करेगा। यदि बीज प्रमाणित है, अच्छा बीज है, तो उत्पादन में निश्चित तौर पर 2 से 3% की वृद्धि होती है, वृद्धि हुई उत्पादन में। दूसरा आता है कि फर्टिलाइज़र की व्यवस्था करें। अब हम फर्टिलाइज़र को पर भी नहीं जाते हैं, हम अब सीधे आते हैं, बात चल रही है प्राकृतिक खेती की। जितने भी हमारे हैं इसके बनाने के लिए प्रयोग करें और हम कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। बात उत्पादन की नहीं है, बात उत्पादकता की है। मतलब कि 1 हेक्टेयर खेत में यदि हम 100 रुपये लगाएं, सपोज दैट हम 100 रुपये लगाएं, 100 रुपये लगा करके हमने 50 रुपये कमाया, और एक किसान क्या किया कि उसी खेत में 50 रुपये लगाया, 40 रुपये कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादकता हमारी जो कम लगा करके लिया उसकी ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन की बात हम नहीं करते हैं, हम उत्पादकता की बात करते हैं। उत्पादकता की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। अब एक बात ये आती है, उसमें फरवरी 2019 से जब यह प्रारंभ किया गया, उस समय जनपद गाजियाबाद में कुल 42,000 किसान रजिस्टर्ड थे, और आज इस योजना से 52,000 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। 52,000 किसान हैं जो इस योजना से आच्छादित हैं। कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई आच्छादित हों। जनपद जो हमारा मुख्यालय होता है, मुख्यालय से जो दूरस्थ गांव हैं, जहां पहुंचना भी कठिन होगा, वहां के किसान को भी 2,000 रुपये कर 3 किस्तें आ रही हैं। अब 3 किस्तें आ रही हैं, किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके जैसे ही किस्तें आती हैं, उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि 2,000 रुपये हमारा आ गया है। तो हमारे किसान भाई उस 2,000 रुपये एक सीजन रबी, अगले में 2,000 रुपये खरीफ के लिए, फिर जायद के लिए, उसका प्रयोग करके अच्छे से अपनी खेती में कृषि निवेश, जिसे हम इनपुट कहते हैं, उसका प्रयोग करके
अपने उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ये सुधीर ने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है, बताया है, तो सुधीर इसके विजेता हैं। तो देखिए सुधीर के नाम की घोषणा हमारे एक्सपर्ट्स ने कर दी है। जोरदार तालियां के लिए बजाइए। आइए सुधीर, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब हमारे विशेषज्ञों के अनुसार। जोरदार तालियां एक बार फिर बजा दीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर हम सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल इसमें से निकल कर आता है जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बता भी दिया है। अगर आप यहां हैं तो जरूर आप बता पाएंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। और देखिए शुरुआत आगे से करते हैं, महिलाओं से करते हैं, यहां से करते हैं। चलिए आइए आपसे पूछते हैं, नाम बताइए। सर मेरा नाम एकता यादव है। सर इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। चलिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे लगता है कॉपी कर लिया होगा, हमारे एक्सपर्ट्स ने विस्तार से बताया था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने कॉपी किया। आप भी बताना चाहते हैं, आइए। नाम मनोज, गांव जलालाबाद, 1 फरवरी 2019 में। ठीक है, 1 फरवरी 2019। देखिए हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों ने कॉपी किया है, इसलिए वो पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। आइए आपसे बात करते हैं, जरा खड़े करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। सर नाम बताइए। रेहान खान, 2 फरवरी 2019 में स्टार्ट की। 2 फरवरी 2019। यस सर। ठीक है, बैठिए। और भी लोग हैं, देखिए आपको पहले हमने मौका दिया, और लोगों को मौका देना चाहते हैं। आइए आपको देते हैं मौका, अगर यहाँ हैं तो आप। सर गौरव त्यागी है मेरा नाम। क्या और मैं कौशल विकास की योजनाओं को चला रहा हूँ 2014 से। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, और 2019 में मैंने AFC ज्वाइन करी थी, एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन इंडिया, और अब तक 15,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग करा चुका हूँ। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। 15,000 लोगों को गौरव ट्रेनिंग करा चुके हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, किसने दिया है सही जवाब। लेकिन अब वक्त निकल गया, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, ये वो तय करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमने बताया था कि फरवरी में चली, लेकिन हमने डेट नहीं बताया था। 1 फरवरी 2019 इसकी डेट, कट ऑफ डेट है। तो जो जिनके पास जमीन 1 फरवरी 2019 से उनके पास है, वो सभी लोग इस योजना से आच्छादित हैं। यह याद रहे कि 1 फरवरी 2019 से आज तक कुल 19 किस्तें आ चुकी हैं किसानों के खाते में। 19 किस्त, तो 19 किस्तों का मतलब 2000 हिसाब से वर्तमान जनपद में नियर अबाउट, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं, 200 करोड़ के लगभग रुपए किसानों को दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी धनराशि है। कहने को 2000 रुपए है, लेकिन बहुत बड़ी धनराशि है जो किसानों को दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। मनोज इसके विजेता हैं। मनोज को किसान मंच कप दिया जाए। आइए मनोज, जोरदार तालियां मनोज के लिए बजा दीजिए। मनोज ने किया प्रयास और हुए कामयाब। आइए मनोज, जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए, सही जवाब देने के लिए। और भी लोगों को मौका दिया जाएगा। इस मंच पर एक अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं और मौका मत गवाइएगा, किसान कप पाइएगा। और इसी योजना से जुड़ा हुआ सवाल है, और वो भी अगर आपने कॉपी किया हो तो अभी बता दिया गया है। उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कितनी किस्त और कितना पैसा आपके अकाउंट में आया है, ये आपको बता रहे हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए, कौन सी किस्त और कितना पैसा। यहाँ पैसा भी जुड़ गया, आपके रुपये कितने आए हैं आपके अकाउंट में, ये भी आपको बताना है, और कितनी किस्त अब तक आ चुकी है, ये भी आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए हाथ पीछे से उठ रहा है, तो शुरुआत इस बार पीछे से कर लेते हैं और पीछे से भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक युवा हैं, आइए जरा खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, गांव कुनेडा और मुरादनगर ब्लॉक है। सर अभी तक प्रधानमंत्री जो ये सम्मान निधि योजना है सर, इसकी सर 38,000 रुपये आ चुके हैं और 19 किस्त आई है अभी तक। ठीक है, क्या नाम बताया? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, बहुत सही आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। हम ये तय नहीं कर सकते क्योंकि ये विशेषाधिकार हमारे विशेषज्ञों के पास है। जरा आप आइए। प्रभात त्यागी। प्रभात बताइए। 19 किस्त आ चुकी है। 19 किस्त आ गई, और पैसा 38,000 रुपये। 38,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखिए अग्नि परीक्षा हमारे विशेषज्ञों के लिए है, क्योंकि सब मिलता जुलता जवाब दे रहे हैं और इनसे भी बात करते हैं। आइए सर, आपने हाथ उठाया था इसलिए आपसे बात करते हैं। सचिन त्यागी, 19 किस्त आई है, 38,000 रुपये।
19 किस्त आ गई? पक्का। ठीक है, लाभान्वित आप भी हो रहे हैं इससे? हाँ जी। बहुत बढ़िया। और भी कोई महिला बताना चाहती है, बहन बताना चाहती है? कोई बताना चाहती है तो जल्दी से बता सकती हैं, क्योंकि हमारे विशेषज्ञों के लिए अब ये अग्नि परीक्षा होने वाली है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं सर 19 किस्त आई है और 38,000 रुपये। बहन बैठिए। तो देखिए, तमाम हमारे भाई बहनों ने बता दिया है कि कितनी किस्त, कितना रुपया इसमें आ चुका है, लेकिन अब विशेषज्ञ तय करेंगे किसको दिया जाए, किसान कब। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है हालांकि आप लोगों के लिए, लेकिन तय तो करना है और किसी एक को ही तय करना है। तो जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कितनी किस्त आ चुकी है, कितना रुपया आ चुका है और किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार, ये तय कर दीजिए जल्दी से। जयदीप जी, सभी ने सही जवाब दिया है। तभी तो अग्नि परीक्षा है। हाँ, अग्नि परीक्षा है, क्योंकि हम यहाँ से बैठे देख रहे हैं। तो ये जो हमारा किस कप का हकदार बनेगा, जिसने सबसे पहले हाथ उठाया तो शैलेंद्र। आइए शैलेंद्र, जोरदार तालियां शैलेंद्र के लिए बजा दीजिए। शैलेंद्र को पहले कप दे देते हैं और उसके बाद विस्तार से डॉक्टर प्रमोद आपको बताएंगे कि इसमें कितना रुपया आ चुका है और इस रुपये से कितना फायदा हमारे किसानों को हो रहा है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले शैलेंद्र को सम्मानित कर देते हैं। आइए बिना देरी किए जोरदार तालियां शैलेंद्र के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। चलते हैं वापस एक्सपर्ट्स के पास और जानते हैं उनसे कि कितना रुपया अब तक आ चुका है इस योजना के तहत और कितने लाभान्वित लोग हो रहे हैं और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है, ये भी डॉक्टर प्रमोद हमारे दर्शकों, हमारे किसानों, हमारे भाइयों को बताएंगे। जयदीप जी, जैसे अभी इसका जो हमारा नाम है पीएम किसान सम्मान निधि, देखिए सम्मान जानबूझ के रखा गया है कि जिससे कि हमारे किसान भाई ये ना समझे कि हमें जो है किसी भीख के रूप में दिया जा रहा है 2,000 रुपये। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष पहल है कि उनको सम्मानित किया जाए, न कि किसी जो है मुआवजे के रूप में हम दिया जाए। तो इसकी जो है हमारी 19 किस्त आ चुकी हैं और 38,000 रुपये एक किसान के खाते में आ चुका है। तो और हमारे जैसे अगर जनपद की बात करें, जैसे डीडी साहब ने बताया था, तो हमारे यहाँ जो वर्तमान में 52,000 रजिस्टर्ड हैं किसान, तो उनके सभी के खाते में 38,000 रुपये आ चुके हैं। और इस पीएम किसान सम्मान निधि का सबसे बड़ा जो स्वावलंबन है कि किसान भाई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, पहले विधवा अवस्था पेंशन थी, कोई कितने प्रकार की पेंशन है, लेकिन किसानों के लिए आज तक कोई नहीं था। तो किसान के लिए पीएम किसान सम्मान निधि चलाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान का असली सम्मान किया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो देखिए, इस मंच पर हमने सवाल पूछे, जवाब हमारे किसान भाई बहनों ने दिए और किसान जिला अमेठी, गांव गौतमपुर, पूरे पहलवान से आज मिलेट्स पर बात करने वाले हैं। आज की खेती के बारे में जब से मोदी जी आए, अन्न श्री योजना चला करके हम लोगों को पहले तो निरोग बनाया। 2023 से पहले और 2023 के बाद तस्वीर कितनी बदल गई है? काफी बदल चुकी है।
जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। उत्तर प्रदेश से देखिए श्री अन्न पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 9 जून सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कम लागत में कैसे बढ़ाए आमदनी, इसका क्या है विज्ञान, ये समझेंगे। कृषि चौपाल में आज बात होगी खरीफ फसलों की। हमें अपना सवाल पूछिए। खाद और जो है ना डालने का सबसे आसान तरीका, सस्ता तरीका क्या है? मिट्टी और जलवायु को देखते हुए बीज का चयन कैसे करें? धान की सीधी बिजाई के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा? पारंपरिक दवाएं जो चल रही है ना वो असर कम कर रही है। खरीफ फसल में जो कीट और जो बीमारियां, वो सबसे ज्यादा नुकसान कौन से बीमारियां पहुंचाती हैं? आपका धान का तना छेदक है, बैंगन का फली छेदक है। देखिए, केवल यूरिया और डीएपी किसी भूमि में डालने से बहुत अच्छा नहीं होता। कृषि में मुख्य समस्याएं ये एक जलवायु परिवर्तन है। तो ये मेघदूत ऐप जो है आप जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। इसमें आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी तो रहेगी। जैसा टपक सिंचाई हो, एक छिड़काव की सिंचाई हो, तो उसको हमें यूज करना चाहिए। स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। अर्थ चालो कृषि चौपाल में चालना हुआ। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज किसान प्रश्न मंच का कारवां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव दुहाई पहुंचा है। आज का विषय होगा प्राकृतिक खेती और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हम केवल प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, संसाधनों का प्रयोग करके अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाते हैं। किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक संचालित योजना है। किसान की आमदनी कैसे बढ़े, उसके लिए प्राकृतिक खेती ही एक उपाय है। तो ये बहुत बड़ी धनराशि है। कहने को 2000 रुपए है, लेकिन बहुत बड़ी धनराशि है जो किसानों को दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राहुल का अब तक कुछ पता नहीं चला। उसे खबर भिजवाइए कि हम लोग इतनी दूर से उसे मिलने आए।